इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। वाल्टर ल्यूइन का एक कोटेशन है, टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। बस यही मेरे इन ई लेक्चर सीरीज का मोटिव है। इन ई व्याख्यानों की कुछ विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये ई व्याख्यान बड़े ही रोचक व आसानी से समझ आ सकने वाले तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग गत 30 वर्षों में डिप्लोमा की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों व उनके हल का यथासंभव समावेश किया गया है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में चित्रों, वीडियो, हल सहित आंकिक उदाहरणों इत्यादि का समावेश है। अर्थात इसमें ओरिजिनल वीडियो मिलेंगे आपको, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में हल करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। इस टॉपिक प्रत्यास्था को पढ़ के बच्चे में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, जिन्हें उद्देश्य कहते हैं, उनको हम यहाँ पे कंसाइज कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है प्रत्यास्था के संप्रत्यय अर्थात कंसेप्ट को समझना। दूसरा है प्रत्यास्था से संबंधित दैनिक जीवन के उदाहरणों को समझना, कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस इलास्टिसिटी का उपयोग हो रहा है उनको अंडरस्टैंड करना। प्रत्यास्था के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकना, और वो जो उदाहरणों से समझा उसको डेली लाइफ में उनको यूज करना, अप्लाई करना, ये चीज़ हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारे उद्देश्य हुए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या क्या पूर्व ज्ञान एक विद्यार्थी को होना चाहिए। बल व उसके प्रभावों का ज्ञान, कि बल किसी पर आरोपित करते हैं तो किस किस तरह के प्रभाव उत्पन्न होंगे, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रत्यास्था से संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं का ज्ञान, कहाँ कहाँ पर हमने प्रत्यास्था के उदाहरण देखें, ये भी आप लोगों को पूर्व ज्ञान है। हम रिकॉल करवाने का, आपको पुनः याद दिलाने का प्रयास करेंगे। वही दैनिक जीवन की घटनाओं से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, कुछ परिचित उदाहरण और वस्तुएं लेंगे जिन पे कि बाहरी बल लगाने पर क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। बाहर से हम बल लगाएंगे, बल लगाने में अभी जो बाहरी बल होगा अपने हाथों से लगाऊंगा, और आपको ये दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि उनमें क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ऑब्जर्व करना आपको बड़ा माइन्यूटली, फिर उसके बाद उससे संबंधित राशियों, भौतिक राशियों पर आएंगे, और आगे इस तरह से चैप्टर बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है रबड़ बैंड का, दैनिक जीवन में बहुतायत इसका उपयोग होता है। तो अब देखते हैं कि इस पे बाहरी बल लगाने पर कैसे प्रभाव उत्पन्न होता है। ये देखिए, मैं इसको खींच रहा हूँ, बाहर की तरफ बल लगा रहा हूँ दोनों में, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। ये रबड़ बैंड था, सामान्य रबड़ बैंड जो घरों पे यूज करते हैं, उस पे मेरे द्वारा बाहर की ओर बल लगाने पर, बाहर की ओर यह कहिए कि इस तरह से बल लगाया मैंने कि दोनों तरफ से खींचा, खींचने पर इसकी रबड़ बैंड की लंबाई में वृद्धि हुई, जो कि हम डेली लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, रबड़ की गेंद। ये भी आप लोगों ने बहुत देखी होगी और अभी भी घरों में बहुत उपयोग होती है। इस रबड़ की गेंद पर यदि बल लगाया जाए तो कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, देखते हैं। यह हाथ में मेरे रबड़ की गेंद है। अब मैं इसको चारों तरफ से बल लगा के
संकुचित कर रहा हूं, अर्थात इसका आयतन कम कर दिया मैंने, कंप्रेशन प्रोड्यूस किया मैंने। तो ये देखा हमने कि चारों तरफ से बल लगाने पर, हालांकि चारों तरफ से समान बल नहीं लगा, असमान बल लगा, इसलिए इसका आकार और आकृति दोनों असममित रूप से बदल गए, परंतु ये कन्फर्म है कि वो पहले के कंपैरिजन में सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई। अगला भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, स्प्रिंग। इसको भी आपने बहुत उपयोग किया होगा। स्प्रिंग की तुला भी आती है, स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग अपने पेन वगैरह में भी आते हैं। स्प्रिंग कई जगह सोफा सेट में भी लगे होते हैं। तो ये सब प्रभाव आप लोगों ने इनके देखे हैं। अभी हम ये देखेंगे अगले वीडियो में कि स्प्रिंग पे यदि बल लगाते हैं तो किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो मैंने स्प्रिंग ली है वो अपने नॉर्मल बॉल पेन वगैरह में जो स्प्रिंग आती है उस पर प्रभाव देखेंगे। ये स्प्रिंग है, इसको मैं दोनों तरफ से बल लगा के खींच रहा हूँ, जैसे रबड़ बैंड की तरह खींचा गया, तो ये विस्तारित हो गई, एक्सटेंड हो गई, अर्थात इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे मैंने इसको एक तरफ से सपोर्ट करके दूसरी तरफ से इस पे बल लगाऊंगा, कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं, तो ये संकुचित हो रही है, अर्थात इसकी लंबाई में कमी हो रही है। पहले हमने बाहर की तरफ दोनों हाथों से बल लगाया था मैंने, तो ये विस्तारित हुई, और अब ये क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, अर्थात इसकी लंबाई में कमी हो गई। अगला भी उदाहरण आप देखेंगे, सोफा सेट। काफी जगह आपने देखा होगा, और इसमें स्पंज होता है। घरों में हम सोने के लिए जो गद्दे भी प्रयोग करते हैं आजकल बहुतायत में, फोम जिसे वर्ड कहते हैं ना, फोम के गद्दे, ये फोम वही जिसकी बात करना चाहता हूं मैं, स्पंज। और किचन में भी ये स्क्रॉच ब्राइट का यूज करते हैं, जिसमें पीले वाला जो भाग है इसमें काफी स्पंज होता है। तो इस पे देखते हैं बाह्य बल लगाने पर किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। ये देखिए इस पे स्पंज है, मैं इस पे बल लगा रहा हूं और ये संकुचित हो गया, कंप्रेस हो गया। मैंने इस पे ऊपर से दबाव लगाया, दबाव वाला बल लगाया, तो ये संकुचित या जिसे कहिए कंप्रेस हो गया। तो हर वस्तु पे हम अलग अलग प्रभाव प्रेक्षित कर रहे हैं, पर यह बात जरूरी है कि जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं उनमें बल लगाने पर आकार में चेंज आ रहा है, माप में परिवर्तन आ रहा है, या आकृति में परिवर्तन आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रभाव या दोनों ही प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब एक हम अलग तरह का उदाहरण लेते हैं। इसको भी आपने देखा कई बार है, परंतु इस दृष्टि से नहीं देखा, वैज्ञानिक दृष्टि से, कि यह प्रभाव हमारे फिजिक्स में या साइंस में भी कुछ हो सकता है। एक मोटी पुस्तक, थिक बुक जैसे डिक्शनरी होती है या कोई और मोटी पुस्तक हो, उसके ऊपरी सतह पर यदि बल लगाएं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, मोटी है, और इसका सामने वाला भाग अभी आपको आयताकार दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने ऊपर हाथ रख लिया बल लगाने के लिए, नीचे सपोर्ट दे दिया ताकि नीचे वाली सतह स्थिर हो जाए। अब ये ऊपर से मैंने अपनी तरफ इसको खींचा तो ये इस तरह से विकृत हो गई, अर्थात पहले जिसको मैं आयत कह रहा था, पहले जो आयत दिखाई दे रहा था, अब समानांतर चतुर्भुज में परिवर्तित हो गया है। ये किस तरह के बल लगाने के परिणाम स्वरूप हुआ? स्पर्श रेखीय बल। स्पर्श रेखीय मतलब इस सतह के टेंजेंशियल फोर्स हमने इसको अप्लाई किया। इसी तरह से लकड़ी या लोहे के टुकड़े पर यदि आप बल लगाएं, लोहे का मोटा टुकड़ा हो या लकड़ी का मोटा गट्टा हो, उस पर बल लगाते हैं तो हमें सामान्यतया कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये अलग अलग दैनिक जीवन की घटनाएं थी जिसको कि आपको अभी हमने दिखाया, आपने क्यूरियोसिटी उत्पन्न की कि इनका हमारे चैप्टर से क्या लिंक है। तो इस सब का कहीं ना कहीं जितने भी व्यवहार थे, इनका प्रत्यास्था के पदार्थ का जो गुण है उससे इनका लिंक है। आगे बढ़ते हैं हम कैसे इस तरह से इनका जुड़ाव है। बात करते हैं पहले एक टर्म विरूपण, डिफॉर्मेशन। जब किसी वस्तु जो कि गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सामान्यतः हम जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने कि बल लगाते हैं तो वस्तु में गति उत्पन्न हो सकती है या गति में परिवर्तन हो जाता है। पर यहां पे हमने कंडीशन लगा रखी है, जितनी भी जगह मैंने लगाए थे वहां ध्यान देना, वस्तु गति नहीं कर रही थी। तो ये चीजें कंडीशन मस्ट है कि जब किसी वस्तु जो कि गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, गति नहीं कर सकती, पर बाहरी बल लगाया जाता है
तो उसके आकार, साइज अथवा रूप, शेप अथवा दोनों में परिवर्तन होता है। हमने बात की थी, जगह जगह हमने देखा था, कहीं आकार परिवर्तित हो रहा था, कहीं रूप परिवर्तित हो रहा था, कहीं दोनों परिवर्तित हो रहे थे, शेप एंड साइज। इस परिवर्तन को विरूपण कहते हैं। ये जो हुआ है इसको डिफॉर्मेशन या विरूपण कहते हैं। ये रबड़ की बॉल को वापस हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसकी मूल अवस्था थी, ओरिजिनल स्टेट। जब हमने कोई बल नहीं लगाया हुआ था तो ये इस तरह की अवस्था थी। अब जब हमने इस पे बल लगाया था, हाथों से दबाया था, तो कुछ इस तरह की अवस्था प्राप्त हो गई थी। इस परिवर्तन को हमने डिफॉर्मेशन का, और जो स्टेट हमें ऑब्टेंड हुई, जो प्राप्त हुई, उसे डिफॉर्म्ड स्टेट अर्थात विरूपित अवस्था कहते हैं। तो बल लगाने से मूल अवस्था से विरूपित अवस्था में यह गेंद आ चुकी। विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत मोटी रूप से बात करूं तो जो बल डिफॉर्मेशन क्रिएट कर दे, अर्थात जो बल विरूपण उत्पन्न कर दे, वही डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी वस्तु पर आरोपित वह बाहरी बल जिसके कारण वस्तु के आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो, विरूपक बल कहलाता है। बात वही आ गई, लिखने के तरीके अपने अपने होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। हमें मुख्य रूप से एक ही बात ध्यान रखनी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जिससे डिफॉर्मेशन हो जाए या कोई वस्तु डिफॉर्म्ड हो जाए, उस बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। डिफॉर्मेशन का हमारा वापस वही मीनिंग, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है, दोनों चेंज हो सकते हैं, आकार, रूप और दोनों में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल कहेंगे। फिर अब एक दूसरी तरफ हम दिमाग लगाते हैं। अभी तक हमने जितने वीडियो देखे थे उनमें यह देखा था कि बाहरी बल, जिसे अब हम नाम दे सकते हैं विरूपक बल। अभी तक हमने सिर्फ बाहरी बल बोल रहे थे। इस बाहरी बल या बाह्य बल को अब हम विरूपक बल कह रहे हैं। उन सब से हमने विरूपण तो उत्पन्न कर लिया था। अगला प्रश्न दिमाग में यह आता है कि यदि विरूपक बल हटा लें तो क्या होगा? इसी चीज को इन वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विरूपित रबड़ बैंड से यदि बल हटाया जाए तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। ये देखिए, मैं जैसे जैसे बल का मान कम करता जा रहा हूं तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ गई। अर्थात इसने क्या किया? पहले विरूपित हुई मेरे बल लगाने पर, जैसे ही मैंने बल का मान कम करता गया, धीरे 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 पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का इसने प्रयास किया। या लंबाई यो कह दूं, जो विरूपित अवस्था की लंबाई थी उससे मूल लंबाई की ओर ये प्रवृत्त हुआ, टेंड हुआ। वापस आते हैं हम रबड़ की गेंद पे। रबड़ की गेंद पे हमने बाहरी बल जब लगाया था तो ये विकृत अवस्था में आ गई थी, विरूपित अवस्था में आ गई थी। उससे अब हटा दें तो वापस क्या होता है? देखिए इस वीडियो में। ये देखिए, मैं अपना जैसे जैसे हाथों का प्रेशर इस पे से हटा रहा हूँ, दाब हटा रहा हूँ, बल हटा रहा हूँ, पुनः अपनी वही खिलखिलाती अवस्था में आ गई। ये देखिए, वापस यदि मैं दबाता हूँ, विरूपित हो गई। जैसे ही छोड़ूंगा पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गई। ये चीज हम बताना चाह रहे थे कि विरूपक बल हटाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का ये प्रयास करते हैं। वापस स्प्रिंग का देखते हैं, सेम वही चीज कि यदि विरूपक बल हटाऊं तो ये किस तरह की अवस्था प्राप्त। ये देखिए, संकुचित स्प्रिंग को जैसे ही मैंने हटाया, यह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गई। पहले संकुचित किया था बाह्य बल लगा के, अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, यह पुनः अपनी मूल अवस्था या इसने मूल लंबाई को प्राप्त कर लिया। ये वो इलोंगेटेड स्प्रिंग थी जिसको कि मैंने बल लगा के लंबाई बढ़ाई थी, उसको जब छोड़ा तो ये पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गई। मतलब इलोंगेटेड स्प्रिंग, विस्तारित स्प्रिंग थी, वो भी मूल लंबाई में आ गई, और संकुचित स्प्रिंग भी फैलकर मूल लंबाई में आ गई। दोनों घटनाओं में एक ही बात कि वह पुनः अपनी जो मूल अवस्था थी उसमें आने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही स्पंज का देखते हैं कि यदि बाहरी बल हटाएं तो क्या प्रभाव। ये जैसे जैसे देखिए, मैं हाथ से अपना प्रेशर हटा रहा हूं, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो इन सब घटनाओं से एक बहुत अच्छी चीज हम देखते हैं, जो कंक्लूजन है कि बाहरी बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है कुछ वस्तुएं। देखिए, सारी की सारी नहीं, जैसे वही लोहे और लकड़ी की बात करें तो हम मोटे रूप से बात करता हूं, मैं बहुत माइन्यूटली नहीं बात कर रहा हूं। मोटे रूप से बात करें तो लोहे और लकड़ी पे पहली बात तो विरूपित ही नहीं होती,
और तो वो पुनः प्राप्त अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। रबड़ की डोरी को खींच कर छोड़ने पर वह अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेती है। पदार्थ का प्रारंभिक अवस्था जो मूल अवस्था थी को प्राप्त करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी पदार्थ का गुण है। सबसे पहले अपने को दिमाग में रखना है, प्रत्यास्थता एक गुण है, कोई राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है, ये एक गुण है। ये किस चीज की शो करती है? कि मूल अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको अब परीक्षा में हम कैसे आंसर लिखेंगे, कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया देखते हैं। ये 2014 और 1995 की परीक्षा में प्रत्यास्थता के बारे में प्रश्न आया था। प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं, प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। कुछ इसी तरह की ही लैंग्वेज, सिमिलर लैंग्वेज थी जिसमें कि प्रत्यास्थता के बारे में पूछा गया। ऐसे समय में हम आंसर क्या देंगे? देखिए, बात वही लिखनी है, थोड़ी सी घुमा फिरा के। प्रत्यास्थता में के गुण में दो बातें समावेशित होती है, पहले क्लियर कर लूं कि पहले हमने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें यह था कि बाह्य बल लगाया तो वह विरूपित हो रही थी, तो उसका भी विरोध हो रहा था। जो बल लगा रहा था उससे महसूस हो रहा था कि हम जैसे रबड़ की बॉल को प्रेस करते हैं, हमें भी वापस एक बाहर की तरफ बल महसूस होता है हमारी अंगुलियों पर। तो कहने का अर्थ है कि उस प्रत्यास्थता के गुण के कारण वो अपने विरूपण का भी विरोध करती है, और जब विरूपित हो जाती है और बाहरी बल हटा लें तो पुनः मूल अवस्था में भी आने का प्रयास करती है। ये सब मिलके ही प्रत्यास्थता की परिभाषा बनती है। तो देखते हैं, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाहरी बल द्वारा होने वाले विरूपण, ध्यान दीजिए, बाहरी बल द्वारा होने वाले विरूपण, विरूपण में क्या क्या शामिल है? आकार बदल सकता है, रूप बदल सकता है, या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। तो वापस ध्यान देते हैं कि उस गुण के कारण वस्तु बाहरी बल द्वारा होने वाले विरूपण का विरोध करती है, विरूपण होने का भी विरोध करती है, तथा विरूपक बल के हटा लेने पर, जो बाहर से हमने बल लगाया था उसको हटा लेने पर भी अपनी मूल अवस्था, जो मूल उसका आकार था या रूप था, को प्राप्त करने का प्रयास करती है। देखिए, हम यहां नहीं कह रहे कि वो प्राप्त कर लेती है, प्रयास करती है। प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही तो वो विरोध करती है, और प्रत्यास्थता के गुण ही के कारण अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब बात करें कुछ गुण के आधार पर इन पे कि वस्तु कितनी तरह की हो सकती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जो वस्तु विरूपक बल हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है। यहां पे एक ध्यान रखिए, वर्ड है पूर्ण रूप, कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन कर ले, इसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। हमने विरूपित किया और वापस एग्जैक्टली सेम एज इट इज ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसको पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ विशेष बात आगे बताएंगे। पूर्णतः प्लास्टिक वस्तु, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जो वस्तु विरूपक बल हटा लेने के बाद भी पूर्ण रूप से विरूपित या विकृत अवस्था में रहती है, जैसी स्टेट में हमने फोर्स लगाने के बाद वो रहेगी, अब चाहे बल हटा लो, वो उसी अवस्था में कंप्लीटली वही रहती है, 1% भी चेंज नहीं होता, ऐसी वस्तुओं को पूर्णतः प्लास्टिक वस्तु कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। पूर्णतः दृढ़ वस्तु, परफेक्टली रिजिड बॉडी। जो वस्तु बाहरी लगाने पर विरूपित ही नहीं हो, अर्थात उनके अवयवी कणों के बीच में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है उनके मध्य दूरी अपरिवर्तित रहे, ऐसी वस्तु पूर्णतः दृढ़ वस्तु कहलाती है। थोड़ा सा समझते हैं इस उदाहरण को कि कोई ऐसी वस्तु है जिसमें मैंने बल लगाया परंतु न तो उसका शेप चेंज हुआ न साइज, अर्थात उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थी उनको चेंज ही नहीं हुआ, वो विरूपित हुई नहीं हुई। जब विरूपित ही नहीं हुई तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? पूर्णतः दृढ़ वस्तु। तो एक सामान्य नजर से हम देखें तो हमें ऐसा लगता है लोहे का कोई मोटा टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा, ये सब पूर्णतः दृढ़ वस्तु होते होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ध्यान देने योग्य बात, DDYB, मेरी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं मैं उनको इस तरह से लिखता हूं। कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ या पूर्णतः दृढ़ या पूर्णतः प्लास्टिक नहीं होती है। मैंने कहा था कि कुछ विशेष बात बताऊंगा। तो कोई भी बॉडी न तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है, न परफेक्टली प्लास्टिक हो सकती है, न परफेक्टली रिजिड हो सकती है। हमने कहा था पत्थर लोहे के टुकड़े हमें दृढ़ लग सकते हैं
परंतु नहीं होते। कुछ भी मात्रा में हो उनमें प्रत्यास्थता जरूर होगी। हाँ, हम हमारे सामान्य प्रेक्षण से उनको प्रेक्षित नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे प्रेक्षण लेने के तरीके में कमी है। यदि माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो उनमें परिवर्तन अवश्य होता है। सभी वस्तुएं पूर्णतः प्रत्यास्थ व पूर्णतः प्लास्टिक के मध्य होती है। न तो कंप्लीटली प्लास्टिक होती है, न कंप्लीटली इलास्टिक होती है, दोनों के बीच की कैटेगरी होती है। बस हम कैसे डिसाइड करते हैं अब हम प्रत्यास्थ किसे कहें, प्लास्टिक किसे कहें? तो इनकी प्रत्यास्थता या प्लास्टिकता के जो गुण हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक है उसी के हिसाब से हम उसको कहेंगे। यदि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण अधिक है, परफेक्ट तो नहीं है पर अधिक है, तो हम उसे प्रत्यास्थ वस्तु में गिनेंगे। और प्लास्टिकता का गुण ज्यादा है, उसे प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। तो ये उनकी मात्रा के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। परंतु परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली रिजिड बॉडी उपलब्ध नहीं है। ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक, ऑलमोस्ट इलास्टिक, ऑलमोस्ट परफेक्टली रिजिड, ऑलमोस्ट वर्ड हम लगा के कह सकते हैं। क्वार्ट्ज, फास्फोर, ब्रॉन्ज लगभग प्रत्यास्थ माने जाते हैं, ऑलमोस्ट इलास्टिक हम कह सकते हैं, परंतु 100% इलास्टिक ये भी नहीं है। मोम, गीली मिट्टी लगभग अप्रत्यास्थ माने जाते हैं, अर्थात इनमें प्रत्यास्थता का गुण न के बराबर है, नगण्य है। अगली बात पढ़ के शायद आप चौंक जाएं, यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस बात को, स्टील और रबड़ में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। बड़ा विचित्र लग रहा होगा आपको। सामान्य से ऑब्जर्वेशन से हम देखें तो रबड़ हमें ज्यादा प्रत्यास्थ लग रहा है, साफ साफ प्रेक्षित हो रहा है, स्टील में ऐसा कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। तो प्रत्यास्थता को जो मेजर करने का तरीका है हमारा, या किस तरह क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम आगे के ई व्याख्यानों में डिस्कस करेंगे। आप देखते जरूर रहिए, कारण बताऊंगा क्यों। अभी तो बस इतना ध्यान रखिए, स्टील और रबड़ में से स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। अब बारी आती है अभ्यास के लिए प्रश्नों की। तो आपको अभ्यास का प्रश्न दिया जा रहा है, इसको नोटबुक में पहले की तरह सॉल्व कीजिए और फिर जज कीजिए कि आपको ये ई व्याख्यान कितना समझ में आया या नहीं आया। यदि शंका हो, समाधान करना हो तो आप इसे पुनः दोबारा पढ़िए। प्रत्यास्थता को समझाते हुए परिभाषित कीजिए। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और यही प्रश्न 2014 एंड 1995 में आ चुका है। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और ज्ञान प्रदान किया, और उसी की वजह से आज आप लोगों के सम्मुख मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विद्यार्थी वर्ग का, जिनसे इन अध्यापन के वर्षों के दौरान इंटरेक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, जिसकी वजह से ही मैंने बार बार अपने में सुधार किया और आज ये ई व्याख्यान आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत है। और अंत में परिवारजनों का, जो इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी इस ई लेक्चर को तैयार करने में अपना सहयोग धैर्यपूर्वक प्रदान कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।